अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात से 3 दिन पहले ही बड़ी बारीक वारदात पकड़ी गई है और धांधली नहीं धांधला करने का एक मंसूबा जो बनाया जा रहा था वो बेनकाब हो गया है। इमरान खान ने तो पहले ही जेल से बता दिया था कि नून लीग ने नताइज कंट्रोल करने वाला सिस्टम हैक कर लिया है और जो आरोज हैं अब उनके खत सामने आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने एक मॉक एक्सरसाइज की जिसके ऊपर ईएमएस के जरिए उन्होंने कहा कि जी हम कुछ नताइज अपलोड करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर 2 सहाफियों ने बड़े अहम रिपोर्ट की है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जसद अतर मिनुल्लाह साहब लंदन की एक यूनिवर्सिटी में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के नाम से तकरीब से उन्होंने खिताब किया। वहां पे कुछ नून लीगी सहाफी ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनका घेराव किया, उनके साथ बदसलूकी की, वहां हुल्लड़बाजी हुई। इसकी क्या तफसीलात हैं और इमरान खान को होने वाली सजाओं के ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने क्या रद्द अमल दिया है, इसके ऊपर हम आज की इस व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने किस तरह बारीक वारदात डालने की कोशिश की है और पहले कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नहीं होगा, ये सिलेक्शन होगी। और इमरान खान ने बाकी जमातों को भी वार्न किया और मैसेज दिया कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जो जमात इस्लामी है, अगर इन्होंने इस जो मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर एक्शन ना लिया, इसके ऊपर अपनी जो जाहिर है जब इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंट्स बैठे होंगे जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 की कॉपी आपने लेके वहां से निकलना है, जिसके ऊपर आरओ किसी भी पोलिंग स्टेशन का नताइज उसके ऊपर साइन करता है। ये जो सारी तफसीलात है 2 सहाफियों ने इसके ऊपर वीलॉग किए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को जो आरोज खत लिख रहे हैं और ईएमएस सिस्टम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और इससे पहले जो धांधला करने का प्रोग्राम किया जा रहा था वो क्या है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इमरान खान को जो सजाएं सुनाई गई हैं उनके ऊपर क्या कहा है। और लंदन की यूनिवर्सिटी में वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक तकरीब थी, वहां बैठे थे, वहां कुछ वहां नौजवान थे, उन्होंने उनसे सवाल किया। तो एक नौजवान वहां खड़ा हुआ, उन्होंने जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब से सवाल किया कि इमरान खान को तोशाखाना में सजा सुना दी, साइफर में सजा सुना दी, इद्दत के केस में उनको 7-7 साल सजा सुना दी। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर हुआ, पाकिस्तान में कौन है वो ऐसी ताकत जो ये सब कुछ कर रही है और कौन सी ताकत है जो अदलिया को मैनेज कर रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस का बड़े अच्छे अंदाज से रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो इमरान खान के केसेस से काफी ज्यादा उसका चूंकि चीजें मैच करती हैं। जाहिर है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये भी कहा कि अगर आप मेरे से ये सवाल करेंगे कि अदलिया के ऊपर, तो उन्होंने 3 बड़े अहम स्टेटमेंट दिए हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, जिसमें उन्होंने ये जब अरशद शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने कहा कि जी आप मेरा मैं अपनी इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, आप मेरी जजमेंट्स देखें, मेरे फैसले उठा के देखें, मेरे फैसले बोलते हैं कि मैं किस तरह का जज हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइन की पामाली हमेशा से की जाती रही है, लेकिन जो आइन को पामाल करते हैं उनका एहतसाब कभी नहीं हुआ। फिर इमरान खान के केसेस के ऊपर उन्होंने कहा, इद्दत के निकाह का जो केस है इसमें उन्होंने कहा कि मैं अदलिया में आजकल जो फैसले हो रहे हैं उनको डिफेंड नहीं करता। और जो इद्दत के निकाह का केस है और बाकी केसेस जिसमें इमरान खान को सजा हुई है, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर मजीद इसलिए बात नहीं करूंगा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस मेरे सामने लग जाता है तो मैं जब इस केस का फैसला करूंगा तब आप देखिएगा कि मैं किस तरह का जज हूं। तो हमारे जो भाई हैं बड़े सिद्दीक जान साहब सीनियर साफी, उन्होंने कहा कि जी पहले तो काजी फायज ईसा साहब चूंकि इस वक्त अदलिया के चीफ हैं, पाकिस्तान में इंसाफ की सबसे बड़ी इमारत के ऊपर चीफ जस्टिस हैं, और जिस तरह अदलिया के जो हाल है आजकल पाकिस्तान में, ये भी कहा अतर मिनुल्लाह साहब ने कि हमें अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल करना होगा। अब जब काजी फायज ईसा साहब बैठे हैं और हमारे तो कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, और ये बात सच है कि जब वो चीफ जस्टिस थे तो यहाँ पे सहाफियों के ऊपर जितने केसेस बने, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत में थे, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। लेकिन जब वो उनका तबादला हुआ, उनको जस्टिस लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तमाम जो सहाफी थे और बाकी लोग थे वो गैर महफूज हो गए। और फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद होती थी, मेरे ऊपर बड़े लोग मेरे फैसलों पे बात करते थे, मैंने कभी किसी को नोटिस नहीं भेजा, कभी किसी को तौहीन अदालत पे नहीं बुलाया। तो ये बात उनकी सच है कि जब वो मौजूद थे, मैंने भी अपना उनके जब वो चीफ जस्टिस थे उनके बहुत सारे केसेस कवर किए, देखे। इमरान खान को इवन जब उठाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से, उस वक्त भी चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब थे और उन्होंने वो फैसला रिवर्स किया और उन्होंने कहा जो लोग उनको उठा के लेके गए थे उनको वापस वहां छोड़ के जाएंगे। तो उनके फैसले मौजूद हैं, ये बात सच है कि उनके जो फैसले थे वो यकीनन उनकी जजमेंट्स हैं। अभी उन्होंने जब इमरान खान की जमानत का केस था उसमें एक उन्होंने जो अलहदा से एक अपना लिखा इख्तलाफ, उसके ऊपर आप देखें वो भी सबके सामने है। फिर उनका ये अब बयान आना जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का इमरान खान के केसेस के ऊपर, ये बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त आप अदलिया का
हाल देख लें कि आप ये इद्दत के निकाह का केस देख लें कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में, इस्लामी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म को या किसी सियासी शख्सियत को उसके निकाह के केस में इस तरह सजाएं सुनाई जाएं और फिर शरीयत के लिहाज से मुख्तलिफ जो उलमा कराम है वो अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे पिछले 3-4 दिन में जिस तरह जुडिशरी से फैसले करवाए गए इमरान खान के खिलाफ, ये सारे फैसले रद्दी की टोकरी में जाएंगे। ये फैसले कहां से करवाए जाते हैं ये भी सबके सामने है। पहले हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह केस किया, फिर अबुल हसनात साहब ने जिस तरह फैसले किए, फिर उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब जो लाडले हैं बहुत सारे लोगों के, जिनको बहुत बार तोसी भी मिली, जो अब रिटायर होने जा रहे हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी सजा सुनाई थी, इमरान खान को भी सजा सुनाई है, वो उनकी तो बात ही कुछ और है। और अब जो कुदरतुल्लाह साहब हैं, जज साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज इमरान खान को सजा सुनाई है, सारे जजेस जाहिर आज अगर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज से ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके सवाल कर रहे हैं, तो ये जो जजेस जो आज सजाएं सुना रहे हैं, कब जब रिटायर होके जाएंगे। आपने देखा था जनरल बाजवा साहब जब यहाँ आर्मी चीफ थे तो उनसे कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो रिटायर होके गए तो फिर बैरून मुल्क आपने देखा एक वाकया पेश आया जहां वो अपनी बेगम के साथ बैठे थे तो एक बंदे ने उनको गालियां निकाली जाके। तो ये लोग जब पब्लिक में जाएंगे रिटायर होने के बाद तो अवाम का सामना किस तरह करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के जब ये तकरीब खत्म हुई तो उसके बाद जब वो बाहर आ रहे थे तो वहां बहुत सारे साफी हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये झूठा बयानिया बनाया गया कि उनका घेराव किया तहरीक इंसाफ के लोगों ने और उनसे सवालत किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पे। बहुत सारे लोग उनसे सेल्फियां बनाना चाह रहे थे, तस्वीरें बनवाना चाह रहे थे, लेकिन जो वहां की सिक्योरिटी थी वो उनको तस्वीरें नहीं बनाने दे रही थी, जिस वजह से कुछ सहाफियों ने वहां पे खुद आवाजें दी और उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी है जैसे अतर मिनुल्लाह साहब की, वहां उनको प्रोवाइड नहीं की गई, तो इस वजह से वहां पे कुछ सवालत हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उनका घेराव किया गया हो या वहां पे बदनज़मी क्रिएट हुई हो। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी पे। इलेक्शन कमीशन वैसे तो पहले से 2 नंबरियां करता आया है, लेकिन अब आप देखें कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं मुल्क में, इस हवाले से पहले 2018 में कहा जाता था कि आरटीएस बैठ गया था। इस बार इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको ईएमएस कहा जाता है, ये किस तरह काम करेगा? ये काम करेगा कि जब पोलिंग स्टेशन पे जो बैठे होंगे आरओज, वो उसका किसी भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मुरतब करेंगे तो उसकी तस्वीर खींच के ईएमएस के जरिए इलेक्शन कमीशन को जाहिर वो भेजते हैं। इसकी प्रैक्टिस की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज एक बयानिया जो है प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा सिस्टम काम कर रहा है, किसी किस्म की कोई शकूक व शुबात नहीं है और सारी प्रैक्टिस कर ली गई है, तैयारियां मुकम्मल है और ये लोगों को सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बैकडोर क्या चल रहा है? एक खत आरओ की तरफ से सामने आया है, वो मैं आपको पढ़ देता हूं। NA 197 का ये खत है रिटर्निंग ऑफिसर का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक खत लिखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा है कि ईएमएस जो सिस्टम है, निज़ाम है इलेक्शन कमीशन का, इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ईएमएस सिस्टम पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, हमने इलेक्शन कमीशन को और नादरा को बताए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब हमें वापस नहीं दिया गया। फिर ये कहा गया इस खत के मुताबिक जो पोलिंग स्टॉप है, गुज़श्ता रोज उनकी तफसीलात अपलोड की। ये जो ईएमएस सिस्टम है, इस पे जो पोलिंग स्टेशन पे जो आरओज बैठेंगे, जो अमला बैठेगा, उनकी तफसीलात इस सिस्टम पे गुज़श्ता रोज अपलोड की गई। उन्होंने बताया कि ईएमएस सिस्टम पर जो हमने डाटा अपलोड किया था, उसके बाद जब पोलिंग स्टाफ के नाम हमने देखे तो वो उस जो ईएमएस सिस्टम उससे गायब थे। वहां वो नाम जो हमने दिए थे वो मौजूद ही नहीं थे, वहां तो कुछ और लोगों के नाम थे, वो तो रद्द-बदल सब कुछ हो गया था। और फिर आरओ ने ये भी लिखा है कि जो NA 197 ये सिंध वाली साइड का हल्का है, तो उन्होंने कहा कि ये जो ईएमएस सिस्टम है ये बड़ा संजीदा सूरत हाल है इस वक्त। अगर इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन ना लिया तो इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाएंगे। ये खत की कॉपी मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इसके अलावा इमरान भट्टी साहब हैं एक सहाफ़ी, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। ये दूसरे सहाफ़ी हैं, फ़हीम अख्तर साहब इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, उनका जो ट्वीट है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। ये इमरान भट्टी साहब हैं, इन्होंने कहा कि एक जरिया है, एक ऐप जो इस वक्त स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं, एक नई ऐप आरओज को दी गई है और उनको कहा गया है कि ये आपने इसके जरिए नताइज हमें भेजने हैं और ये जो ऐप है ये बगैर इंटरनेट के चलेगी। तो वो जो आरओ के पास गई ये ऐप उन्होंने खोली, तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन से रुजू किया कि ये तो ऐप ओपन ही नहीं हो रही। तो जो तरबियत देने वाले थे, वो तरबियत देने वाले पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन लोग हैं, ये सारे इलेक्शन सिस्टम को मैनेज करते हैं, दिखाते इलेक्शन कमीशन को, पीछे से मैनेज कोई और कर रहा होता है। तो वो जो तरबियत देने वाले थे उन्होंने आरओ को कहा कि ये जो ऐप है ये 8 फरवरी को काम करेगी, इसके ऊपर जो आप नताइज डालेंगे ये 8 फरवरी को होंगे। तो ये धांधला, ये डाका मारने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर पहले बहुत सारे इंकशाफात और फ्रॉडिये
किस्म की जो प्लानिंग हो रही है ये एक्सपोज हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की, और अब इसके ऊपर सवाल उठेंगे। जाहिर है जमात इस्लामी ये कह चुकी है, तहरीक इंसाफ कह चुकी है, और जितने भी तजियाकार हैं वो इंटरनेशनल जितने भी तजियाकार हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं वो कभी बेहतर नहीं हो सकते, मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इसी तरह 2 नंबरी के साथ इलेक्शन हुआ, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हुई, तो फिर मुल्क के हालात यही रहेंगे। अतर मिनुल्लाह साहब ने भी रात वाली तकरीर में उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन बराए इलेक्शन हुआ तो फिर इसको कोई नहीं मानेगा, जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। तो मुल्क में जेन्युइन इलेक्शन किस तरह हो सकते हैं कि अभी ये जो ईएमएस सिस्टम है जिसकी इलेक्शन कमीशन प्रैक्टिस कर रहा है, इसके ऊपर आरओज ने 25 और 26 जो फॉर्म है उनकी कॉपियां अपलोड की, वो भी इधर उधर होगी, उनका कोई सिस्टम, उनका जो रिकॉर्ड उन्होंने अपलोड किया था वो दोबारा उनको मिलाएगी। तो ये सामने आ रहे हैं बहुत बड़े इंकशाफात इलेक्शन कमीशन का जो ईएमएस सिस्टम है उसको लेकर। और अगर इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एक्शन ना लिया, चूंकि नून लीग की तो वो कहते हैं ना उत्ते गल हो गई है, तो अभी तो वो नजम सेठी साहब पे एक दावा सामने आया है कि उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं 1 फरवरी को, ये इसहाक डार साहब को, नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को एतमाद में लेके बढ़ाई गई हैं, वो ऑन बोर्ड थे इनके ऊपर। तो इसका मतलब है पहले से चीजें तय हो चुकी हैं, पाकिस्तान में हमेशा से तय होती रही हैं, और अगर ही लाडले को इस तरह लाके बिठाया गया तो फिर इलेक्शन के बाद सूरत हाल हमेशा ऐसी रहेगी, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल रहेगी और मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसी तरह इमरान खान ने भी जिस तरह पैगाम दिया है, उन्होंने आर्मी चीफ साहब की कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो मुल्क में सूरत हाल खराब होगी, इसको बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी सूरत हाल है। फहीम अख्तर साहब जो मैंने शुरू में बताया था इलेक्शन कमीशन की भीड़ करते हैं, उन्होंने एक मुकम्मल इसके ऊपर व्लॉग भी किया, उन्होंने ये सारा जो भांडा है इसको एक्सपोज किया है और बताने की कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है, लोगों को यह बताया जाता है कि सिस्टम बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बैकडोर से चीजें कुछ और हो रही हैं। नताइज तब्दील करने के सारे जो प्लान है वो मुरतब कर लिए गए हैं। 8 फरवरी को डाका डालने की कोशिश की गई है, इसमें सिर्फ एक ही हो सकता है कि 12 करोड़ लोगों ने वोट डालना है और 7-8 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी लोग अगर वहां तैनात होंगे। अगर 12 करोड़ से में लोग आ जाते हैं वोट डालने, तो फिर उनके वोट डालने को जितने मर्जी बड़े धांधले और धांधलियां होती रहें उसको शायद रोकना मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं होगा अपनी मर्जी के नताइज देना, अपनी मर्जी की हुकूमत लाके बिठाना, ताजपोशी करना, लाडलों को हुकूमत सौंपना, इस बार शायद इतना आसान ना हो। तो ये इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी जो सामने आई है, अब देखना ये होगा कि इसके बाद इलेक्शन की सूरत हाल क्या होगी। क्या 8 फरवरी को यही धांधले अगर होते हैं तो, और अगर इससे पहले पीपल्स पार्टी, चूंकि अभी तो वो पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम मिला के एक हुकूमत की है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अब चाहती है कि उन्होंने नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना और इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए अगर वो भी कोई इस हवाले से एक्शन लेते हैं, जमात इस्लामी जाहिर है ऑन ग्राउंड है, वो भी अपनी भरपूर इलेक्शन कैंपेन कर रही है, अगर वो भी अपने खदशात का इजहार करती है, तहरीक इंसाफ तो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, तो शायद इस सिस्टम के ऊपर अगर प्रेशर आया तो कुछ बदला जाए। लेकिन अगर कुछ ना बदला तो फिर 8 फरवरी को जो नताइज तय होंगे बंद कमरों के, वो आपके सामने दिए जाएंगे और अपनी मर्जी की हुकूमत ला के बिठाई जाएगी। खैर 8 फरवरी को देखेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।